हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक नई खबर चल रही है, एक नई हवा चल रही है कि HDFC बैंक जो है वो ख़त्म हो गया है, वो डूब जाने वाला है। वो डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसे बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि अब HDFC बैंक में ना कुछ बचा नहीं है, उसका जितना सब कुछ हो सकता था HDFC बैंक ने उतना रिटर्न दे दिया है। अब HDFC बैंक में पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। इससे बढ़िया जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनमें लगाएं, ताकि उनमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये स्मॉल कैप या मिड कैप बैंक में बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उतना ही रिस्क उसमें हमें देखना पड़ता है। क्या हम उस रिस्क के लिए रेडी हैं? क्या हम अपने स्टॉक को 40 से 50%, 60% तक गिरने के लिए रेडी हैं? और क्या उसको 50% गिरने के बाद हम उसे होल्ड कर पाएंगे? क्या इस चीज़ के लिए हमारी मेंटेलिटी है, हमारा माइंडसेट वैसा है कि नहीं है, हम उस साइकोलॉजी में है भी या नहीं है? तो ये सब एक जो सवाल हैं जो आदमी को अपने आप से पूछने चाहिए कि जब हम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि यार HDFC बैंक में सब खत्म हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं है, और एक काम करो, ये XYZ कोई बैंक है उसमें चलो उसमें पैसा लगा दो, वो एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो आज मैं HDFC बैंक को लेके एक डिटेल एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ, उसकी टेक्निकल और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या HDFC बैंक में पैसा लगाना एक अच्छी बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ट्रेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। HDFC बैंक के फंडामेंटल्स देख के और टेक्निकल उसके चार्ट देख के हम एक एनालिसिस पे पहुंचेंगे, क्या इसमें पैसा लगाया जा सकता है और कब लगाया जा सकता है और कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। बीच में आप स्किप करके आगे बढ़ा के देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो एंड तक ज़रूर देखिए, एक डिटेल एनालिसिस मिलेगी। और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस में कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स की चार्ट्स और उनके फंडामेंटल्स का डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग को पता चलता रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब नए नए वीडियोज़ आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं HDFC बैंक हमसे क्या कह रहा है। तो अब HDFC बैंक के अगर फंडामेंटल्स की हम बात करें तो HDFC बैंक की मार्केट कैप, PE, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे HDFC बैंक के जो चीज़ है, सबसे पहले देखते हैं HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर HDFC बैंक में अगर आप देखें तो हर साल इसमें कोई ना कोई रेवेन्यू जो इसका है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं मार्च 2020 में देखूं तो इसका जो रेवेन्यू था वो 1,22,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2,18,000 करोड़ हो चुका है। यानी कि पिछले 3 साल में इसका रेवेन्यू डबल हो गया है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में जो इसका प्रॉफिट था 10,000 था, और अभी ये 14,500 था, अभी ये 10,000 है। वो प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है क्योंकि HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ है, इस वजह से इसमें आप चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर EPS की बात करें तो 2020 में इसका EPS 49 था, 49.50 था, अभी यहाँ लगभग 90 है, तो ऑलमोस्ट डबल EPS हो चुका है इसका। अगर इसके कंपाउंडिंग की बात करें तो 10 साल का CAGR जो है इसका 16% है, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का CAGR कम है क्योंकि HDFC बैंक अभी इतना चला नहीं है। अब खास बात जो देखने गए तो किसी भी स्टॉक की को देखना है कि हमें वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, उसके लिए एक टर्म होता है जिसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो जिसे कहते हैं। अब अगर मैं HDFC बैंक के PE रेशियो को अगर आप यहाँ पे देखें तो HDFC बैंक का अगर हम PE देखें तो इस समय जो HDFC बैंक चल रहा है वो PE चल रहा है उसका लगभग 17 के आसपास चल रहा है, 17। अब अगर ये देखें तो ये लास्ट टाइम ये PE कब था? ये लास्ट टाइम इसने PE देखा था जब HDFC बैंक में एक फॉल आया था और ये पूरी मार्केट क्रैश हुई थी, और वो था कोविड का टाइम। तो ये अपने ऑल टाइम लो PE के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम लो PE पे चल रहा है। तो अगर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो HDFC बैंक में बहुत बढ़िया वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, जो कि उसको PE 16-17 के आसपास PE है, और उसका मीडियन PE जो है वो 24 का है। तो अगर मैं 16 के आस से भी देखूं तो लगभग 10 से 15% तो PE में इंक्रीमेंट दिखता ही है कि मीडियन PE तक पहुंचने के लिए HDFC बैंक को। तो फंडामेंटली HDFC बैंक में कोई खराबी नहीं दिखती है, बैलेंस शीट इसकी कोई बेकार नहीं दिखती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो
बहुत बढ़िया। अब अगर 2020 में पीई की वैल्यू देखें तो लगभग लगभग 18-19 के आसपास थी, और वहाँ से एक मूव आया और ये पीई पहुंचा। ये पीई लगभग इसका है 40 के आसपास, ये पीई इसका है 30 के आसपास पीई है। अब अगर 17 से 30 को देखें तो लगभग लगभग ये आ जाता है 50% का पीई में इंक्रीमेंट। तो जब 2020 से लेके 2021 तक, यानी अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक 50% पीई में इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या स्टॉक प्राइस कितना इंक्रीज हुआ था? इससे हमें पता चलेगा जब प्राइस इंक्रीज होता है, स्टॉक पीई इंक्रीज होता है, तो स्टॉक प्राइस उसके इक्विवेलेंट कितना इंक्रीज हो सकता है, ये भी हम चार्ट पे चल के देखेंगे। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो जो भी HDFC बैंक का फंडामेंटल तो वीक नहीं दिखते हैं, इसमें सब कुछ सही नज़र आ रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। इसके थोड़े FIS की होल्डिंग्स भी देख लेते हैं, FIS क्या कर रहे हैं। तो FIS की होल्डिंग देखें तो अगर FIS की होल्डिंग है तो लगभग FIS की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ी है, DIS की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ी है, बट HDFC बैंक का प्राइस नहीं बढ़ा है, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा है, उसका पीई कम है। HDFC बैंक की अर्निंग बढ़ गई है बट उसका प्राइस नहीं बढ़ा है। तो अगर जब हम बात करते हैं पीई की, तो पीई का मतलब क्या होता है? पीई इज इक्वल टू प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। अब मेरी अर्निंग तो बढ़ गई लेकिन और पीई कम हो गया, तो यानी अभी इसके पीई को बढ़ना है, तो ये बट ऑब्वियस है कि इसके प्राइस को बढ़ना ही पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर हमेशा बढ़ता जाएगा और इसको एक ऊपर जाना है पीई को, तो इसके प्राइस को बढ़ना ही पड़ेगा, इसको प्राइस को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी इसका पीई बढ़ सकता है। और पीई बढ़ेगा वो हमने अभी देखा है कि पीई अभी ऑल टाइम लो पे पीई चल रहा है, उसको लगभग वहाँ से 50% इंक्रीज होने के लिए लगभग मीडियन पीई तक जाना पड़ेगा। तो भी अगर 50% पीई में इंक्रीज है तो प्राइस कितना इंक्रीज होगा, ये भी चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि HDFC बैंक का कितना होगा। अब HDFC बैंक का चार्ट को देखें तो अभी HDFC बैंक जो आज की क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है, HDFC बैंक की क्लोजिंग हुई है 1462 के आसपास। तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% के आसपास ये गिर चुका है, 17% गिर गया है। अब ये 17% में हाहाकार मचा रखा है लोगों ने कि अरे मार्केट डूब गई, HDFC बैंक बिल्कुल बेकार हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं HDFC बैंक में पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पे एक फॉल आया था HDFC बैंक में, वो लगभग 50% का फॉल था। 2 साल का टाइम है, वो 50%, ये मंथली कैंडल है, तो 50% का फॉल दिखा था 2 साल में HDFC बैंक में, तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक बार फॉल आया था, फिर ये कोरोना का फॉल है, तो कोविड टाइम में तो लगभग 2 महीने में ही बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था। तो वो एक्सेप्शन है क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी क्राइसिस आई थी। अब अगर एक यहाँ पे देखें HDFC बैंक को टेक्निकली हम चेक करें तो HDFC बैंक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, गिर नहीं रहा है। इस जोन में HDFC बैंक कंसोलिडेट कर रहा है और वो क्या है, 1330 के आसपास की वैल्यू है जहाँ पे HDFC बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। 1330 से लेके 1650, 1600 या 1700 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर इस कंसोलिडेशन को देखें, जब भी यहाँ इस लाइन पे आ रहा है ये इसको सपोर्ट लेता है और वहाँ से ऊपर जाता है। इस लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि रेड लाइन है उस पर रेजिस्टेंस ले रहा है, और वाइट लाइन जो है उस पर ये सपोर्ट लेता है और हर बार यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, इस चैनल में चल रहा है। अब अगर HDFC बैंक में एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक वाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये वाइट लाइन कौन सी है HDFC बैंक की? इस लाइन को मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी। लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि कभी भी अगर आप देखें HDFC बैंक इस लाइन के नीचे नहीं गया है, 1-2 बार के केस छोड़ दें लाइफ टाइम में, तो ये कभी भी इस वाइट लाइन के नीचे नहीं आया, और जब भी गया है इसने बहुत शार्प रिकवरी दिखाई है इस वाइट लाइन से। तो ये वाइट लाइन है क्या? ये वाइट लाइन है इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर वो निकाल के देखें तो 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज 1400 के आसपास आ रहा है, और ये वही वैल्यू आ रही है जहाँ पे आके ये सपोर्ट लेता है। जो मैंने इस चैनल का लोअर साइड बनाया था वहीं पे निकल। तो अगर HDFC बैंक में देखा है कि गिरावट और आ सकती है, तो हाँ आ सकती है, सेंटीमेंट देखते हुए गिरावट और आ सकती है, लेकिन 1400 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब HDFC बैंक में बाइंग
ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC बैंक बहुत बढ़िया है। इसमें पी जो मैंने बताया था, पी आपका 17 से लेके 30 तक गया 2020 में। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2020 में क्या हुआ था। 2020 जब मार्च 2020 में गिरी और वहाँ से लेके मार्च 2021 तक स्टॉक कहाँ गया। मार्च 2021 तक जब स्टॉक गया था तो 75% इंक्रीज हुआ था। 50% पी के इंक्रीज होने पे स्टॉक 75% चला। तो अब यहाँ से अगर मैं उसके ऑल टाइम हाई पी पे भी चलाता हूँ HDFC बैंक के, तो वो लगभग मुझे दे रहा है 50 से 55%। तो यहाँ से भी मैं HDFC बैंक को 70 से 80% का मूवमेंट मान सकता हूँ। टाइम लगेगा, नो डाउट, जल्दी नहीं होगा कि 1 साल में ही चला जाए, लेकिन हाँ HDFC बैंक में अच्छे खासे मूवमेंट आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए हम डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं। इसमें हम धीरे धीरे कंसोलिडेट करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे और SIP के मोड में लगाएंगे कि 2 स्टॉक खरीद लिए, 4 स्टॉक खरीद लिए, धीरे धीरे स्टॉक खरीदना। जब ये इस लाइन के पास आता है हमें खरीदना। हमें नहीं पता ये कहाँ तक नीचे जाएगा, हो सकता है कि ये स्टॉक इस लाइन को ब्रेक करके नीचे भी आ जाए, तो भी इसको बाय कर सकते हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली ये स्टॉक इस लाइन को कभी ब्रेक करके नीचे नहीं आता है। क्रैश के टाइम पे आया लेकिन बहुत तेज रिकवरी वापस दिखाई, यहाँ पे आने की कोशिश करी, वहाँ से रिकवरी दिखाई। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज जो इसका है, इसके लिए एक सपोर्ट है, लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आता है तो स्टॉक बहुत बढ़िया होगा 1400 के लेवल, 1462 के आसपास चल रहा है, तो बहुत दूर नहीं है 1400। तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट होगा, बायर्स एक्टिवेट होंगे, FIIs अपनी होल्डिंग HDFC बैंक में बढ़ा रहे हैं, DIIs बढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल अर्निंग्स इसकी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि HDFC बैंक एक अच्छा रिटर्न देगा एक लंबे समय में, अगर HDFC बैंक में हम निवेश करके रखते हैं तो ये सारी एनालिसिस फंडामेंटल टेक्निकल देखने के बाद मुझे ऐसा समझ में आता है कि HDFC बैंक एक बढ़िया लेवल पे है जहाँ पे इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करा जा सकता है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि 10-15% एकदम से हमें दे देगा आने वाले 6-8 महीने में, वो शायद ना हो, क्योंकि जो फंडामेंटल तो अच्छे हैं बट टेक्निकल अभी उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एंड मार्केट जो है, सेंटीमेंट्स मार्केट के भी ख़राब हैं, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा और दबाव देखने को मिले। बट इसको SIP मोड में एक्यूमुलेट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है HDFC बैंक में। ये इंडिविजुअल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये नहीं कि भाई हमने बोला है और आप जाके खरीद लेंगे, ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपका डूब जाएगा, ये पक्की बात है। चाहे HDFC बैंक में लगाओ चाहे किसी में लगाओ, आप अपनी रिसर्च करिए, अपनी एनालिसिस करिए, अपने रिस्क को एसेस करिए, अपना रिस्क समझिए कि मैं इसमें 100 रुपये लगाता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उस रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्ट करिए। और ना कि सिर्फ HDFC बैंक में, किसी भी स्टॉक में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को ज़रूर समझिए, तभी इन्वेस्ट करिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपके क्या ओपिनियन है HDFC बैंक के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।